गाइस जरा इमेजिन कीजिए, शहर की चकाचौंध से दूर एक अंधेरी रात में एक न्यूक्लियर मिसाइल बेस पर अचानक से सेफ्टी अलार्म्स बजने लगते हैं। आप जब तक इस तरीके की चीज को समझ पाते हो, अंडरग्राउंड बेस से ये इन्फॉर्मेशन आती है कि इस प्लेनेट पर जितने भी एडवांस वेपन और न्यूक्लियर मिसाइल मौजूद हैं, वो सभी एक एक करके ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो रही हैं, मानो कोई मैनुअली बैठकर ऐसा कर रहा हो। आप इस चीज को सॉल्व करने अंडरग्राउंड बेस में जाने ही वाले होते हो कि तभी आपको सिक्योरिटी फुटेज में बहुत बड़े बड़े फ्लाइंग ऑब्जेक्ट अपने बेस के ऊपर हवर करते हुए नजर आते हैं। वेल गाइस, ये कोई साइंस फिक्शन मूवी की स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि एक ऐसी डार्क रियलिटी है जिसे प्रैक्टिकली साल 1967 में यूएस की एक बेस ने फेस किया था, और उस बेस का नाम था मालमस्ट्रॉम एयर फोर्स बेस, जहां पर साल 1967 की एक रात 30 फुट से भी बड़ी डायमीटर की यूएफओस को अचानक से इस बेस के ऊपर हवर करता हुआ देखा गया था। ये नजारा इतना ज्यादा डरा देने वाला था कि यूएस के पढ़े लिखे रिसर्चर्स और साइंटिस्ट भी इतने ज्यादा डर गए कि प्रैक्टिकली तुरंत ही उन्होंने यूएस आर्म फोर्सेस को कॉल करके ये बोला, Our entire base is surrounded by giant, mysterious UFOs, and somehow all our weapons and even nuclear missiles have been completely deactivated. What's really going on here? बट वेट अ सेकंड, ये कोई पहली बार नहीं था जब हम इंसानों ने अपने न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर इन तरीके की चीजों को हवर करते हुए देखा हो, क्योंकि गाइस बात चाहे यूएस की हो, यूएसएसआर की या फिर इंडिया की, हमें ऐसे इंसिडेंट्स भाई भर भर कर देखने को मिलते हैं, जिन्हें देख ऐसा लगता है कि मानो हमें टाइम टू टाइम ये रियलाइज कराने की कोशिश की जा रही है कि जिस प्लेनेट अर्थ को हम अपनी जागीर समझते हैं, प्रैक्टिकली शायद वहां के असली मालिक हम हैं ही नहीं। फेमस इन्वेस्टिगेटर और जर्नलिस्ट जॉर्ज नैप ने अपने कार्यकाल के दौरान एक बेहद ही अजीब से पैटर्न को ऑब्जर्व किया, जिसमें उन्होंने ये देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही लॉस एलामोस, लिवरमोर्स, सैंडिया, सवाना रिवर और दुनिया के सभी बड़े बड़े न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर से एक रिपोर्ट कॉमनली अलग अलग टाइम पर अलग अलग देशों ने रिपोर्ट की थी, और वो थी इन प्लैनेट्स के ऊपर अजीबोगरीब रोशनी के साथ मंडराने वाली अजीब सी डिस्क। अब देखो गाइस, क्योंकि ये चीज काफी ज्यादा अजीब थी, तो जॉर्ज ने इसके ऊपर प्रॉपर एविडेंसेस को कलेक्ट करके एक रिपोर्ट को तैयार किया, जिसमें उन्होंने सभी एविडेंसेस के बेस पर यह लिखा कि उन्हें ऐसा लगता है कि यूएस या फिर उसके आसपास जितनी भी कंट्रीज मौजूद हैं, वहां पर जब भी कोई भी नया न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर बनकर तैयार होता है, स्ट्रेंजली वहां पर अजीब सी यूएफओ साइटिंग्स अचानक से बढ़ जाती हैं। इवन उन्होंने तो अपनी रिपोर्ट में ये भी लिखा कि इन तरीके की साइटिंग्स को देखने के बाद काफी हद तक ये चीज क्लियर होती है कि ये जो भी है, ये सिर्फ हमें ऑब्जर्व करने आते हैं, ये हमसे लड़ने नहीं आते। अब गाइस, जब तक यूएस गवर्नमेंट जॉर्ज की इस रिपोर्ट को अच्छे तरीके से पढ़ पाती, तब तक यूएस के एक स्टेट न्यू मैक्सिको में कुछ ऐसा हुआ जिसने देखते ही देखते जॉर्ज को हीरो बना दिया। एक्चुअली गाइस, साल 1948 की रात में अचानक से व्हाइट हाउस के फोन की घंटियां बजने लगती हैं, और उनको यह बताया जाता है कि यूएस के एक स्टेट न्यू मैक्सिको में मौजूद लॉस एलामोस न्यूक्लियर लैब के पास ग्रीन फायरवॉल जैसी यूएफओस मंडरा रही हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इस इंसिडेंट के कुछ ही मिनटों के बाद खुद यूएस एयरफोर्स भी इस रिपोर्ट को कंफर्म करती है, और उसका पता लगाने के लिए यूएस फाइटर जेट्स को उस न्यूक्लियर प्लांट के पास भेजा जाता है। बट स्ट्रेंजली जब तक फाइटर प्लेन्स उस बेस के पास पहुंचते, तब तक वो अजीब सा ग्रीन फायरवॉल यूएफओ वहां से गायब हो चुका था। लेकिन एक अजीब चीज जो आज तक भी हमारे रिसर्चर्स को समझ में नहीं आई है, वो ये है दोस्तों कि जब तक इन तरीके की यूएफओस उस न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर मंडरा रही थी, तब तक उस बेस में मौजूद कोई भी न्यूक्लियर वेपन या फिर टेक्नोलॉजी काम कर क्यों नहीं पा रही थी। इवन ये सिनेरियो तो इतना ज्यादा डरावना था कि इसके बाद लिटरली यूएस पार्लियामेंट में तो एक तरीके से ये डिस्कस किया गया कि क्या कोई एक ऐसा तरीका है जिससे हम हमारे न्यूक्लियर प्लांट्स को ऐसे कवर कर सकें कि किसी को कानों कान हवा ही ना लगे कि देश के किस हिस्से में प्रैक्टिकली वो प्लांट्स मौजूद हैं। लेकिन गाइस, वो कहते हैं ना कि जिस चीज से डर के आप जितना ज्यादा दूर भागते हो, प्रैक्टिकली वो चीज आपका पीछा उतनी तेजी से ही करती है। और गाइस, ऐसा ही सेम सिनेरियो इन तरीके के इंसिडेंट्स में भी हमें देखने को मिला, क्योंकि अब तक जो चीजें सिर्फ यूएस और आसपास की कंट्रीज में ही नजर आ रही थी, प्रैक्टिकली अब वो ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, रशिया और दुनिया भर की अलग अलग सभी बड़ी कंट्रीज में लगभग हर न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर हमें देखने लगी। बट वेट अ सेकंड, भाई ये भी तो हो सकता है कि जिस ऑब्जेक्ट को प्रैक्टिकली हम यूएफओ समझ रहे हो,
वो हमारा ही कोई एडवांस एयरक्राफ्ट हो। वेल गाइस, इस रात से पर्दा उठा साल 1980 में। दिसंबर 1980 ब्रिटेन के बेंट वाटर एयरबेस के ATC एक रात अपनी रडार पर एक अननोन एयरक्राफ्ट को फ्लाई करता हुआ देखते हैं। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि ये एयरक्राफ्ट 1 सेकंड से भी कम समय में लगभग 150 किलोमीटर तक की दूरी को कवर कर रहा था। अमेजिंगली ये ऑब्जेक्ट इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ ब्रिटेन के एक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के ऊपर आकर अचानक से रुक जाता है और वहां पर लगभग 18 सेकंड वेट करने के बाद बैंग, ये एक ही झटके में रेडार से गायब हो जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जब इसके ऊपर डीप इन्वेस्टिगेशन को किया गया तब जाकर ये पता चला कि उस स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट का साइज कम से कम शहर के एक ब्लॉक जितना बड़ा था। बट हाउ इट्स इवन पॉसिबल कि आखिर इतना बड़ा ऑब्जेक्ट इतनी तेज स्पीड से ट्रेवल कर रहा था? एंड मोर ओवर, अब अगर ये चीजें धीरे धीरे ब्रिटेन तक आने लगी थी तो क्या हमारे देश भारत में भी हमें कुछ इस तरीके के इंसिडेंट्स देखने को मिले थे? एंड द आंसर इज यस। अगर आपको ये लगता है कि इंडिया इन तरीके की साइटिंग से अनटच्ड रहा है तो सॉरी टू से दिस, पर आप पूरे ही तरीके से गलत हैं, क्योंकि हमारे देश भारत में भी न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर और कॉन्फिडेंशियल एरियाज के पास UFO साइटिंग्स जैसी घटनाएं भर भर कर रिपोर्ट की गई हैं। इवन अभी हाल ही में साल 2023 में तमिलनाडु में एक ऐसा इंसिडेंट भी हुआ था जिसने लिटरली भाई सभी रिसर्चर्स की रातों की नींदें उड़ा दी थी। असल में अगस्त 2023 में एक सीनियर पुलिस सब इंस्पेक्टर सैयद अब्दुल कादर ने ये क्लेम किया कि उन्हें साउथ इंडिया के कोडनकुलम इलाके में बार बार हवा में उड़ती हुई मिस्टीरियस लाइट्स दिख रही हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि उन्होंने क्लियरली ये मेंशन किया था कि इन तरीके की जो भी साइटिंग्स हो रही हैं वो इंडिया की एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्टर्स के पास हो रही हैं। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि कादर, जो खुद एक ग्रेजुएट इंजीनियर हैं और पुलिस की टेक्निकल ब्रांच में काम करते हैं, उन्होंने 10 से भी ज्यादा बार इन तरीके के इंसिडेंट्स को रिपोर्ट किया था। इवन 2 बार तो उन्होंने इस इंसिडेंट की वीडियो तक को शूट किया। जिसके बाद जब बातें हद से ज्यादा बढ़ने लगी तो उन्होंने खुद देश के सामने आकर ये कोट किया कि जिस तरीके की वो चीजें हवा में एक जगह स्थिर खड़ी रहीं, फिर जिगजैग मूवमेंट किए और पल भर में गायब हो गईं, वो सब इंसानी तकनीक से बिल्कुल अलग था। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि इंडिया के केस में भी ये सारी साइटिंग सिर्फ यहीं तक ही नहीं थमती। असल में जुलाई 2023 में तमिलनाडु के एक एक्स पुलिस DGP मिस्टर प्रदीप V फिलिप ने चेन्नई के मुट्टुकाडु के कोस्ट पर अननोन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स की फोटो खींचने का क्लेम किया। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि एक्स DGP ने क्लियरली ये मेंशन किया था कि तमिलनाडु के इस एरिया में ये साइटिंग्स पिछले काफी लंबे समय से हो रही हैं। अब देखो गाइस, जैसे ही इन दोनों ही इंसिडेंट्स के बारे में हम सुनते हैं, शायद एक सवाल आपके दिमाग में भी आया होगा कि भाई भले ही कोई इंजीनियर हो या फिर एक्स DGP हो, ये ना UFOs के मामले में ज्यादा एक्सपर्ट नहीं होते, तो मे बी ये भी तो हो सकता है कि शायद इनको भ्रम हुआ हो, राइट? तो चलिए आज आपका ये कंफ्यूजन भी दूर करते हैं। असल में साल 1974 और 1998 में राजस्थान के पोखरण में अंडरग्राउंड बहुत से न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किए गए थे। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि वहाँ के लोकल लोगों के साथ साथ इस टेस्ट साइट पर मौजूद बहुत से हमारे देश के बड़े बड़े रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ने भी उस समय ओपनली ये बोला था कि जब जब पोखरण में न्यूक्लियर टेस्टिंग की जा रही थी तब तक उन्हें आसमान में अजीब से चमकते हुए ऑब्जेक्ट दिखाई दिए थे। बट सैडली साल 1974 के आसपास, क्योंकि हम इंडियंस और हमारी मीडिया भी UFOs या इन तरीके की चीजों को लेकर ज्यादा अवेयर नहीं थी, तो इसको इतना बड़ा कवरेज इंडिया में नहीं मिला जितना प्रैक्टिकली इसको वेस्टर्न कंट्रीज में मिला था। एज अ रिजल्ट इंडिया में ये सारी चीजें समय के साथ दबा दी गईं। लेकिन देखो, सच के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। आप चाहे कितना भी उसको दबाने की कोशिश कर लें, वो बार बार अपनी प्रेजेंस को दिखाता ही है। और ऐसा ही सेम वाकया एक बार फिर से हमें साल 2013 में देखने को मिला। असल में गाइस, अगस्त 2013 में हमारी सेना के एक जवान ने ऑफिशियली ये क्लेम किया कि जब भी वो लद्दाख सीमा के पास गश्त करते हैं तो उन्हें प्रैक्टिकली आसमान में अजीब से लाइट वाले ऑब्जेक्ट मंडराते हुए नजर आते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि उस ऑब्जेक्ट का मूवमेंट और कैरेक्टर बिल्कुल ही सेम मैच करता है उन मूवमेंट और कैरेक्टर से जो कि पास्ट में हमें लगातार सभी अलग देशों में देखने को मिले थे। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ये इंसिडेंट भी इतना ज्यादा बड़ा था कि प्रैक्टिकली भाई इस चीज के बाद ना कई महीनों तक हमारी एयरफोर्स
अलर्ट पर रही थी। तो देखो गाइज, यहाँ तक ये बात पूरे तरीके से क्लियर हो जाती है कि चाहे वेस्टर्न कंट्रीज हो या फिर इंडिया, प्रैक्टिकली अर्थ पर जहां भी न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स या फिर न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर्स मौजूद हैं, वहां पर हमें इन तरीके की साइटिंग्स भाई भर भर कर देखने को मिलती हैं। लेकिन अब ये जानने के बाद एक सवाल तो बहुत बड़े स्केल में खड़ा होता है कि भाई आखिर फिर ये अजीब से फ्लाइंग ऑब्जेक्ट इन न्यूक्लियर प्लांट्स के पास आकर ऐसा क्या ही कुछ करते हैं जिसकी सच्चाई पूरी दुनिया से छिपाई जा रही है। तो चलिए इस सीक्रेट से पर्दा उठाने की भी कोशिश करते हैं। साल 1967 में यूएस के मोंटाना में यूएस एयरफोर्स का मार्मस्ट्रॉम एयर बेस नाम का एक बहुत बड़ा बेस मौजूद था, जिसके बारे में यह कहा जाता था कि इस बेस में अंडरग्राउंड लिटरली भाई डजन्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स हर वक्त ही तैनात रहती थी। इंटरेस्टिंगली 24 मार्च 1967 की अर्ली मॉर्निंग जो सिक्योरिटी गार्ड के पास जितने भी सैनिक काम कर रहे थे, उन्होंने बेस पर यह रिपोर्ट किया कि गेट के बाहर आसमान में उन्हें एक लाल रंग का चमकता हुआ ऑब्जेक्ट हवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। अजीब बात यह है दोस्तों कि जब तक कोई भी इंसान इस चीज को समझ पाता, लॉन्च ऑफिसर कैप्टन रॉबर्ट सालस के होश ये देखकर उड़ गए कि इस बेस पर जितनी भी मिसाइल मौजूद हैं, वो सभी एक ही झटके में डीएक्टिवेट हो चुकी हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ये इंसिडेंट इतना ज्यादा डरा देने वाला था कि आगे चलकर यूएस ने ना भाई लिटरली एड़ी चोटी तक का जोर लगाया है इस इंसिडेंट को छिपाने में। लेकिन रॉबर्ट ने रिटायर होने के बाद आगे चलकर इस इंसिडेंट को पब्लिक कर दिया और उन्होंने खुद ये बताया कि उन्होंने ऐसा अपनी लाइफ में पहली और आखिरी बार देखा था जब किसी अजीब से उड़ते हुए ऑब्जेक्ट ने इतने हाईटेक एयरफोर्स बेस को एक तरीके से ना भाई यूजलेस ही बना दिया था। लेकिन क्या आपको पता है कि भाई प्रैक्टिकली ये सबसे पहला इंसिडेंट नहीं था जब इन तरीके के ऑब्जेक्ट्स ने हम इंसानों की टेक्नोलॉजी को यूजलेस बनाया था। असल में साल 1964 में यूएस के कैलिफोर्निया में एक बेहद ही अजीब सा इंसिडेंट हुआ था, जिसे ऑफिशियली आज भी बिग सुर इंसिडेंट के नाम से जाना जाता है। असल में इस इंसिडेंट के दौरान यूएस एयरफोर्स एक रॉकेट लॉन्चिंग की प्रैक्टिस कर रही थी। इंटरेस्टिंगली जो रॉकेट लॉन्च किया जाना था वो एक डमी रॉकेट था और इसलिए भी इस पूरे ही सिनेरियो को रिकॉर्ड करने के लिए बाकायदा अलग अलग एंगल्स पर कैमरास को भी इंस्टॉल किया गया। लेकिन जैसे ही उस डमी रॉकेट को लॉन्च किया गया, कुछ ही सेकंड्स के बाद एक अजीब सी उड़ती हुई चीज उस रॉकेट के पास आती है और उस पर इलेक्ट्रिक स्पार्क को जनरेट करती है और लिटरली भाई एक ही सेकंड में वो डिस्क गायब हो जाती है। अब पसीने छोड़ा देने वाली बात यह है दोस्तों कि जैसे ही ये सिनेरियो कंप्लीट होता है, सिर्फ 2 से 4 सेकंड के अंदर ही वो डमी रॉकेट फेल होकर जमीन पर गिर जाता है और एक कंट्री जिसे ये लग रहा था कि उसकी एयरफोर्स दुनिया की सबसे एडवांस एयरफोर्स है, बेसिकली वो बस हाथ पर हाथ रख कर ये सारी चीजें देखती रही। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जैसे ही ये चीज होती है और इसकी वीडियो क्लिप शूट की जाती है, इन सारे ही एविडेंसेस को सुपर कॉन्फिडेंशियल कर दिया जाता है। लेकिन तमाम कोशिश करने के बावजूद भी आगे चलकर एयरफोर्स ऑफिसर लेफ्टिनेंट रॉबर्ट जैकब्स इस चीज को दुनिया के सामने लेकर आते हैं और वो ये कोट करते हैं कि उस चीज ने एक ही झटके में हमारे डमी रॉकेट की मानो दम सी ही निकाल दी थी और इस घटना के बाद मुझसे ये कहा गया कि मैं इसके बारे में कभी भी चर्चा दुनिया के सामने ना करूं। लेकिन क्या टेक्निकली उस दौर में सिर्फ यूएसए ही एक ऐसी कंट्री थी जो इन सारी चीजों को फेस कर रही थी? शायद नहीं। असल में अक्टूबर 1982 में सोवियत संघ को कोल्ड वॉर के दौरान अपने देश के आसमान में बहुत सी अजीबोगरीब चीजें चमकती हुई दिखाई देने लगी, जिससे वो इतना ज्यादा परेशान हो गए कि एक दिन उन्होंने उन सभी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जैसे ही उन्होंने इस काम को शुरू किया, एक अजीब सा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उनके न्यूक्लियर मिसाइल बेस के ऊपर मंडराने लगा। इसके कुछ ही देर के बाद बेस पर मौजूद सारी ही मिसाइल्स भाई लिटरली एक्टिवेट हो जाती हैं और उन सभी में ऑटोमेटिकली यूएस की अलग अलग सिटीज के कोऑर्डिनेट्स डल भी जाते हैं। अब देखो गाइस, जैसी ये चीज होती है भाई बेस पर मौजूद सभी साइंटिस्ट भाई डर के मारे सफेद पड़ जाते हैं, क्योंकि भाई उनके सामने उनकी ही टेक्नोलॉजी वो काम कर रही थी जिसकी कमांड उन्होंने कभी उन्हें दी ही नहीं। इवन कहा तो ये भी जाता है कि ये इंसिडेंट इतना ज्यादा अजीब था कि वहां के रिसर्चर्स ये मान चुके थे कि कुछ ही सेकंड में इस बेस की न्यूक्लियर मिसाइल यूएस के ऊपर लॉन्च कर जाएंगी। बट फॉर्चुनेटली जितनी तेजी से हालात इस बेस के पलटे, उतनी ही तेजी से सारी चीजें एक बार फिर से नॉर्मल हो गईं और ये इंसिडेंट पूरी दुनिया का सबसे पहला ऐसा इंसिडेंट बना जिसमें ऑफिशियली एक गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर किया कि आज के बाद से कोई भी ना ही यूएफओ को टारगेट बनाएगा और ना ही उनका पीछा करेगा। और उसके बाद गाइस कुछ ऐसा हुआ जिसने लिटरली पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया।
अप्रैल 1986 यूक्रेन के चेर्नोबिल न्यूक्लियर एनर्जी रिएक्टर में वो अजीब सा इंसिडेंट हुआ जिसके बारे में मोस्ट प्रोबेबली आपको पता ही होगा। लेकिन एक चीज जो शायद आपको नहीं पता होगी वो ये है दोस्तों कि इस इंसिडेंट के होने के 15 से 20 मिनट के बाद ही यूक्रेन की उस साइट पर एक अजीब सी येलो कलर के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को भी देखा गया था, जो जलते हुए रिएक्टर नंबर 4 से लगभग 300 मीटर की ऊंचाई पर मंडरा रही थी। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि आई विटनेसेस ने कुछ ऐसा देखा कि उस ऑब्जेक्ट से दो चमकती हुई लाल रंग की अजीब सी रोशनी रिएक्टर पर पड़ने लगी और ये पूरा ही सिनेरियो लगभग 3 मिनट तक चलता है। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इस इंसिडेंट के बाद जब वहां के रिसर्चर्स गीगा काउंटर पर रेडिएशन की रीडिंग लेने दौड़े तो उन्हें यह मालूम पड़ा कि कुछ मिनट पहले जो रेडिएशन लगभग 3000 मिली रोंटजन पर आवर था वो गिरकर अब सिर्फ 800 मिली रोंटजन पर आवर हो गया था। ये ठीक ऐसा ही था कि मानो उस अजीब से ऑब्जेक्ट ने जानबूझकर रिएक्टर के रेडिएशन को कम किया हो। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि गाइस पास से लेकर आज तक जब हमने न्यूक्लियर वेपन को बनाकर तैयार किया है या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर्स को हद से ज्यादा बड़ी एनर्जी का बनाकर तैयार किया है तब तक उस जगह पर हमें इन तरीके की साइटिंग्स भाई भर कर देखने को मिली हैं, जिसमें काफी हद तक तो ये हम पर सिर्फ नजर ही रखते हैं लेकिन समय पड़ने पर ये हमारे या फिर रिएक्टर्स को डीएक्टिवेट करते हुए भी नजर आए हैं। इवन शायद ये चीज आपको पता नहीं होगी लेकिन साल 2010 में वॉशिंगटन डीसी में यूएस एयरफोर्स के ऑफिसर्स ने मिलकर एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी किया था जिसमें डायरेक्टली उन्होंने गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट की थी कि वो इन सारी चीजों को छुपाने की बजाय प्रैक्टिकली पूरी दुनिया को सच बताएं ताकि हम सभी ये समझ पाएं कि शायद इस यूनिवर्स में कोई एक ऐसी सिविलाइजेशन भी मौजूद है जो हमें हमारी ही बर्बादी से दूर कर रही है। बट गाइस लास्टली ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि अगर ये सारी चीजें हम सच मान भी लें तो प्रैक्टिकली इन तरीके की एक्स्ट्रा टेरिटल बीइंग्स हम इंसान और हमारी टेक्नोलॉजी के बीच में आ ही क्यों रही हैं? क्या इसके पीछे भी कोई एक ऐसी सच्चाई है जो हमसे छिपाई जा रही है? लेट्स फाइंड आउट। असल में देखो गाइस आज की डेट तक इन तरीके की साइटिंग्स भाई इतनी ज्यादा बार हो चुकी हैं कि अब बड़े बड़े एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स से ये चीजें छिपी नहीं हैं, जिसके चलते हुए दुनिया के अलग अलग रिसर्चर्स ने अलग अलग अपनी थ्योरीज दी हैं जिसमें उन्होंने ये ट्राई किया है बताने का कि भाई प्रैक्टिकली इन तरीके की साइटिंग्स न्यूक्लियर प्लांट के आसपास इतने बड़े स्केल में होती ही क्यों हैं। जिसमें दोस्तों बात अगर सबसे पहली थ्योरी की जाए तो वो ये कहती है कि ये जो भी एक्स्ट्रा टेरिटल बीइंग्स हैं वो सिर्फ हम इंसानों पर नजर रखने के पर्पस से ही आती हैं ताकि वो ये जान सके कि हम इंसान कितने ज्यादा एडवांस हो चुके हैं। साथ ही साथ वो डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट ये भी हमें बता सके कि हम चाहे कितने भी एडवांस हो जाएं हमारी टेक्नोलॉजी को वो एक ही झटके में बाईपास कर सकते हैं। तो वहीं दूसरी थ्योरी ये बोलती है गाइस कि इन तरीके की कोई भी जो न्यूक्लियर टेस्टिंग होती है या फिर जो न्यूक्लियर को हम बनाते हैं उसमें न्यूक्लियर रेडिएशन, न्यूक्लियर सिग्नेचर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस रिलीज होती हैं। तो मे बी ये उस तरीके की एनर्जी या फिर रेडिएशन की तरफ अट्रैक्ट होते हो और शायद उस रेडिएशन या फिर पल्सेस को ये कलेक्ट भी करते हो। क्योंकि देखो गाइस जिस तरीके से हम इंसानों के लिए ऑक्सीजन जरूरी है मे बी हो सकता है कि उन लोगों के लिए न्यूक्लियर रेडिएशन जरूरी हो। तो वहीं दोस्तों अगली थ्योरी ये बोलती है कि जिस टेक्नोलॉजी या फिर बीइंग को हम एक्स्ट्रा टेरिटल समझ रहे हैं हो सकता है कि वो कोई और नहीं बल्कि फ्यूचर से पास्ट में आए हुए हम इंसान ही हो, जिन्हें प्रैक्टिकली ये पता है कि अगर हमने आज की डेट में ज्यादा न्यूक्लियर टेस्टिंग करी या फिर गलत सिचुएशन को जनरेट किया तो आगे चलकर अर्थ का फ्यूचर खराब हो सकता है। इसलिए भी वो हमें बार बार वार्न करने और टफ सिचुएशन से इनडायरेक्ट तरीके से बाहर निकालने के लिए ये सारी ही चीजें करते हो। लेकिन देखो गाइस इस तीसरी थ्योरी के संग सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर ये मान लिया जाए कि ये फ्यूचर से आए हुए हम इंसान ही हैं तो प्रैक्टिकली आज की डेट में भी हमें कोई ऐसे पुख्ता एविडेंसेस तो देखने को मिलने ही चाहिए थे जिसमें या तो हम टाइम मशीन बनाने का ट्राई कर रहे हो या फिर प्रैक्टिकली हम टाइम मशीन बना चुके हो। तो चलो आपको ना सिर्फ दबी हुई एक ऐसी सच्चाई बताता हूं बल्कि आपको एक ऐसे ऑथेंटिक प्रूफ भी दिखाता हूं जो इस बात को क्लेम करते हैं कि यस हम इंसानों ने सीक्रेटली टाइम मशीन को बना लिया है। लेकिन टाइम मशीन की वो ऑथेंटिक वीडियो जो इस चैनल पर फ्यूचर में आएगी प्रैक्टिकली उसे देखने के लिए आपको प्रेजेंट की इस वीडियो पर ना भाई दबा के सपोर्ट करना होगा। आपको इस वीडियो को लाइक करना है भाई, 6000 लाइक मुझे इस वीडियो के ऊपर चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना, नीचे कमेंट सेक्शन में ये बताना भाई कि टाइम मशीन की वीडियो को लेकर आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं और इस पूरे ही सिनेरियो के बारे में आपकी क्या राय है। क्यों इन तरीके की साइटिंग्स जो है वो न्यूक्लियर प्लांट के पास होती हैं? सबसे ऑथेंटिक और अच्छे कमेंट को मैं पर्सनली पिन करूंगा। अब देखो गाइस, टाइम मशीन की उस मिस्ट्री से पर्दा उठेगा या फिर नहीं उठेगा ये तो डिपेंड करता है कि आप इस वीडियो पर कितना सपोर्ट दिखाएंगे और चैनल को कितना सब्सक्राइब करेंगे। बट टिल देन, जय हिंद।